रात के करीब 1 बज रहे थे और बारिश जो थी वो काफी जोरों से हो रही थी। उस समय एक घर में मामी और एक भांजा और एक बुजुर्ग दादी यानी कि कुल 3 लोग थे। काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। फिर एक कमरे से किसी की हल्के हल्के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। तभी वो बुजुर्ग महिला उठती है और उस कमरे की तरफ जाती है और जैसे ही वो कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती है तो कुछ ऐसी चीजें वो देखती है जिसे देखने के बाद उनके पूरे शरीर को झकझोर कर रख दिया था। सच में आज की जो घटना है वो दिल के साथ साथ पूरे शरीर को झकझोर कर रख देने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों ये सच्ची घटना झारखंड शहर की है, जहां पर एक काफी अच्छी फैमिली रहा करती थी। उनका बेटा विनय कुमार जिसकी उम्र 40 साल थी और अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ वो घर में रहा करता था। विनय कुमार की शादी करीब 8 साल पहले ही हो चुकी थी। जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम सुनीता होता है, लेकिन शादी हो जाने के 8 साल के दौरान भी उन दोनों का अब तक कोई संतान नहीं हुआ था। जो विनय कुमार था वो अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ घर पर ही रहा करता था और खेती बाड़ी से जो कुछ भी आता था वो उसे अपने घर के खर्चे को उसी से चला रहा था। दिन और समय जो था वो ऐसे ही बीतता जा रहा था। एक दिन विनय कुमार अपनी पत्नी सुनीता से कहता है कि हमारी कोई संतान तो हो नहीं रही है, तो क्यों ना मैं अपने भांजे को ही यहाँ पर ले आऊं और उसे यहीं पर अपने बच्चे की तरह रखूं और पढ़ाऊं लिखाऊं ताकि वो आगे चलकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सके। इस बात को सुनकर के जो सुनीता होती है वो तुरंत ही तैयार हो जाती है और कहती है कि कुछ समय रुक जाओ, आज नहीं तो कल कोई ना कोई हम दोनों का बच्चा संतान तो जरूर आएगा। इस बात को सुनकर जो विनय था वो रुक जाता है। धीरे धीरे जो समय था वो गुजरता चला जाता है। उसी दौरान जो विनय कुमार के पिता थे वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। पिता के छोड़ के जाने के बाद घर की जो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी थी अब वो भी विनय कुमार के ही ऊपर आ चुकी थी और विनय कुमार के माँ के दवा खर्चे अब जो है था वो खुद विनय ही चलाना था और अपने पत्नी के खर्चे, घर के खर्चे। इस वजह से विनय कुमार जो था वो सोचता है कि गांव में रहने से तो कोई अब फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी से उतने ज्यादा पैसे हो नहीं पा रहे थे जिससे कि घर के खर्चे भी ठीक से चल पाए। राशन भी कभी कभी उनके लिए कम पड़ जाया करता था, तो क्यों ना शहर में जाकर कुछ पैसे कमाए। इस बात को सोचकर विनय अपनी पत्नी सुनीता के पास जाता है और उससे कहता है कि सुनीता, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं मुंबई चला जाऊं और वहीं पर जाकर के कोई काम धंधा स्टार्ट करूं जिससे कि घर के खर्चे जो है वो सही तरीके से चल सके। इस बात को सुनकर जो विनय कुमार की पत्नी सुनीता होती है वो तुरंत ही उसे भेजने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि आप जैसा सोच रहे हो वो बिल्कुल ही ठीक सोच रहे हो। सोचिए कि घर के खर्चे अब हमारे कितने बढ़ गए हैं, जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी वहां पर जाइए, मैं यहाँ पर रह करके माँ का ख्याल रख लूंगी। इस बात को सुन करके विनय कुमार मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हारी जैसी पत्नी जो है वो हर किसी को मिलनी चाहिए, जो कि मेरे साथ इन बुरे दिनों में भी साथ दे रही है। हालांकि मैं उतना सुख सुविधा तुम्हें आज तक दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरा साथ जो है वो हमेशा ही कदम से कदम मिलाती चलती आ रही हो। इस बात को सुनकर सुनीता जो है वो मुस्कुराती है और फिर अपने पति के गले लग करके आंसू को वो बहाना शुरू कर देती है और कहती है कि काश हम दोनों को एक संतान हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता और हम दोनों जो है वो और भी ज्यादा खुशहाल जीवन जी पाते। इस बात को सुनकर जो विनय कुमार होता है वो अपनी पत्नी सुनीता से कहता है कि मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपने दोस्त के पास वहां पर चला जाऊंगा, लेकिन घर में भी किसी मर्द का रहना बेहद जरूरी है। क्यों ना मैं अपने भांजे को ही यहाँ पर बुला लूं, जो कि इसी गांव के बगल में ही रहता है। उसकी माँ यानी कि जो मेरी बहन है वहीं पर गांव में ही वो खेती बाड़ी किया करती है और जीजा भी उनके साथ ही रहा करते हैं। इस बात को सुनकर सुनीता कहती है कि जैसी आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो करिए, जो वही सही रहेगा। दोनों ही बातें करते हुए अपने कमरे में सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही जो सुनीता थी वो घर के सारे कामों को करने में लग जाती है और विनय कुमार तुरंत नहा धो करके अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि मैं अपनी बहन के घर पर जा रहा हूँ, अपने भांजे विजय को लेकर के आता हूँ। इस बात को सुनकर जो सुनीता होती है वो तुरंत ही अपने पति के लिए खाना निकालती है और विनय जो है वो खाना पीना करते हैं और फिर सीधे अपनी बहन के यहाँ के लिए निकल जाते हैं। जब विनय अपने बहन के यहाँ पहुंचता है तो देखता है कि उनकी बहन का जो घर है वो अभी इस वक्त बन रहा था और जो उसके जीजा है वो घर में अपने उसी काम में लगे हुए थे। फिर उनकी बहन और जीजा जो होते हैं वो विनय कुमार को देखते ही वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत ही विनय कुमार को वो घर के अंदर लेकर के जाते हैं और फिर नाश्ता पानी करवाते हैं।
और कहते हैं कि कैसे आना हुआ। तो जो विनय होता है वो बताता है कि मैं जो हूँ वो शहर जा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अब घर में जो सुनीता है वो अब घर पर अकेली रहेगी और माँ भी काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं भांजे विजय को अपने साथ लेकर के वहीं घर पर चला जाऊं, वहीं पर ये रह करके पढ़ाई लिखाई कर लिया करेगा, उसके सारे जो खर्चे होंगे वो मैं ही दे दिया करूंगा। इस बात को सुनकर के जो विनय कुमार की बहन थी वो तुरंत इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि तुम कहो और मैं राजी ना हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तुम बेशक विजय को लेकर के जाओ और मैं विजय को समझा देती हूँ कि वो अच्छे तरीके से तुम्हारे मामी और नानी के साथ रहेगा और सुनीता का भी ख्याल रखेगा। इस बात को सुनकर जो विनय होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत जो विनय कुमार की बहन थी वो विजय को आवाज लगाना शुरू कर देती है। लेकिन घर में विजय उस वक्त मौजूद नहीं था, इसीलिए विनय कुमार की बहन जो है वो घर से बाहर निकलती है और घर में कई जगह पर वो विजय को ढूंढना शुरू कर देती है और फिर वो गांव के बाहर विजय को आवाज देती हुई जाती है, जहां पर जो विजय होता है वो अपने दोस्तों के साथ वहां पर क्रिकेट खेलने में लगा हुआ था। विजय जैसे ही अपनी माँ को वहां पर देखता है वो तुरंत अपनी माँ के पास दौड़ा भाग आता है और कहता है कि माँ, आखिर ऐसी क्या बात हो गई, आप यहाँ पर क्यों आ गए और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो बताती है कि तुम्हारे मामा जो है वो तुम्हें लेने के लिए आए हुए हैं, तुम्हें अब अपने मामा के यहाँ पर ही दिन रात रहना होगा, मतलब कि अपना घर समझ करके वहीं पर रहना होगा, वहीं पर तुम्हें पढ़ाई लिखाई भी अब करनी होगी। इस बात को सुनकर के जो विजय था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो भी तुरंत अपने मामा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। करीब 1 घंटे के दौरान जो विजय होता है वो तैयार वगैरह हो करके अपने कपड़े लते और कुछ किताबों को लेकर के वो अपने मामा विनय कुमार के साथ विजय अपने घर चला जाता है मामा के, जहां पर सुनीता यानी कि उसकी मामी जैसे ही अपने भांजे को देखती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने भांजे से कहने लगती है कि भांजा, तुम तो काफी ज्यादा अब जवान हो चुके हो और काफी ज्यादा स्मार्ट भी दिख रहे हो। कई दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं था, कई महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, तुम इतने दिनों में काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो और काफी ज्यादा हैंडसम भी दिखने लगे हो। इस बात को सुन करके विजय काफी ऐसा मुस्कुराता है और कहता है कि मामी ऐसी कोई बात नहीं है, गाँव में रहता हूँ और थोड़े बहुत अपने दोस्तों के साथ दौड़ धूप भी कर लिया करता हूँ और इसी वजह से जो मेरी बॉडी है वो इन दिनों कुछ ज्यादा ही अच्छी लायक बन चुकी है। इस बात को सुन करके जो सुनीता होती है वो मुस्कुराने लगती है और जो विनय कुमार थे वो कहते हैं कि विजय जो है वो काफी थक गया होगा, तो इसके लिए खाना वगैरह लगा दो ताकि खाना खा करके ये आराम करने के लिए अपने कमरे में चला जाए। जो सुनीता थी वो तुरंत किचन में जाती है और विजय के लिए वो खाना पकाने लगती है। फिर विजय जो होता है वो घर के जो सभी सदस्य होते हैं वे वहीं पर बैठ करके एक साथ खाना खाते हैं और विजय अपने कमरे में, जो कि मेहमानों के लिए अलग कमरा बना हुआ था, उस कमरे में विजय जाकर लेट जाता है और जो सुनीता होती है वो अपने पति विनय के साथ अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह के करीब 7 बजते हैं। जो विनय था वो तुरंत अपने दोस्त के पास उस वक्त कॉल करता है और कहता है कि मैं आज के दिन करीब 2 बजे गाड़ी पकड़ने वाला हूँ और फिर मैं मुंबई पहुंचने से पहले ही वहां पर तुम मेरा काम पहले से ही ढूंढ कर रखना और वहीं पर मैं तुम्हारे ही पास रह करके काम करूंगा। जो दोस्त होता है वो तुरंत तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम जब मर्जी हो तब मेरे पास आ सकते हो, तुम्हारे लिए काम की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। मुंबई है कोई छोटा मोटा शहर तो है नहीं जो काम की कमी है। इस बात को सुनकर विनय कुमार जो है वो काफी मुस्कुराता है और फिर फोन को रख देता है और मुंबई जाने की वो तैयारी करना शुरू कर देता है। घर के सभी सदस्य जो थे वो विनय कुमार की मुंबई जाने की तैयारी में जुट जाते हैं, जिसके बाद दिन के करीब 2 बजते हैं और जो सुनीता थी वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जो विजय था वो भी अपने मामा के पास अब पहुंचता है। जो विनय कुमार उसके मामा थे वो अपने भांजे को समझाते और कहते हैं कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना और यहीं से रह करके अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना। तुम्हें कोई भी किताबों की जरूरत हो या कोई भी चीज की जरूरत हो तो तुम बिंदास होकर के मेरे पास कॉल कर देना, मैं हमेशा तुम्हें पैसे भेज दिया करूंगा और अपनी मामी और अपनी जो नानी है उनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखना। और इस बात को सुनकर जो विजय होता है वो मामा के हाँ में हाँ मिला देता है और मुस्कुराते हुए अपने मामा विनय कुमार को वो रेलवे स्टेशन छोड़कर आता है। जिसके बाद विजय वापस अब घर पर पहुंचता है। फिर कुछ दिन बीतता है तो सुनीता और विजय जो थे वो काफी ज्यादा हंसी मजाक और बातचीत करना शुरू कर देते हैं। फिर सुबह होते ही जो विजय होता है वो स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाया करता है। हालांकि विनय कुमार पहले ही वहां पर एडमिशन करवा चुके थे। कुछ समय बीता, हर दिन शाम को जो विनय कुमार थे वो अपनी पत्नी के पास रात के 10 बजे कॉल करके बात किया करते थे और कुछ देर बात करने के बाद वो फोन को रख दिया करते थे। जो सुनीता होती है उसके पास एक स्मार्टफोन था और वो अपने कमरे में जाती है और कुछ गाने वगैरह और कुछ अंग्रेजी फिल्में वो देखना शुरू कर देती थी। हर रात जो कुछ
कुछ ना कुछ उसके कमरे से आवाजें आया करती थी। इस वजह से जो विजय था वो हमेशा ही अपनी मामी को कहा करता था कि मामी अपने मोबाइल का वॉल्यूम कर करके वीडियो देखा करिए, क्योंकि आपकी वॉल्यूम से मुझे काफी ज्यादा डिस्टरबेंस होती है, मेरी पढ़ाई से थोड़ा ध्यान हट जाता है। जो सुनीता थी वो मुस्कुरा देती थी और कहती है कि ठीक है, और फिर धीरे धीरे वैसे ही समय गुजरने लगता है। दोस्तों, फिर एक दिन रात के करीब 1 बज रहे होते हैं। आधी रात का समय होता है। बारिश जो काफी ज्यादा जोरों से हो रही थी, बारिश में अंधेरा जो था वो काफी ज्यादा गहरा हो चुका था और बिजली भी काफी ज्यादा चमक रही थी। विजय कुमार की माँ बरामदे में सो रही थी और जो विजय था वो अपने मेहमान वाले जहाँ पर कमरा उससे मिला हुआ था उसी कमरे में वो सो रहा था। जो सुनीता थी वो अपने कमरे में सो रही होती है और कुछ वो अपने मोबाइल में जो है वो अंग्रेजी फिल्म देख रही थी, इसीलिए कुछ आवाजें जो थी वो उसकी वॉल्यूम ज्यादा थी और बाहर जा रही थी। सुनीता वैसी फिल्म देख करके अचानक से वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और सीधे वो अपने भांजे के कमरे में चली जाती है और फिर दरवाजे को वो बंद कर देती है। फिर कुछ देर के बाद ही किसी की हल्के हल्के चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो जाती है। जो बाहर में विनय कुमार की माँ जो सोई हुई थी वो उस आवाज से उठ जाती है और देखती है कि अंधेरे में किसी की हल्की हल्की विजय के कमरे से चिल्लाने की आवाजें आ रही है। वो तुरंत अंधेरे में ही दीवार के सहारे को लेते हुए विजय के कमरे के दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचती है तो बिजली जो थी वो जोरों से चमकने लगती है। उसी रोशनी में वो देखती है कि जो सुनीता है वो विजय के साथ कुछ ऐसा कर रही है जो काफी ज्यादा भयानक दृश्य होता है। वो दोनों जो थे वो गलत काम कर रहे थे। इसे देखकर विनय कुमार की जो माता थी वो सुनीता को तुरंत आवाज देने लगती है कि तुम ये क्या कर रही हो। जैसे ही इस बात को सुनीता सुनती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत बाहर कमरे से निकल आती है और कहने लगती है कि माँ जी, आप यहाँ पर इस वक्त कैसे आ गई इतने अंधेरे में? आप कहीं गिर जाती तो क्या होता? यही सुनते ही विनय कुमार की माँ गुस्सा करना शुरू कर देती है कि वाह, तुम जो कर रही थी वो बिल्कुल ही सही नहीं है। ये तुम्हारा रिश्ते में भांजा लगता है, तुम्हारे बेटे के समान है और तुम जो है इसके साथ इस तरह के काम कर रही हो। जैसे इस बात को सुनीता सुनती है तो वो अपनी सास को समझाना शुरू कर देती है कि आप इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपका बेटा जो है वो कोई काम के लायक तो है नहीं। वो हमेशा से ही उसके साथ में रहते हुए 8 साल से उसके ऊपर हो चुके हैं और वो कोई काम के लायक नहीं है। एक संतान का सुख जो है वो मुझे आज तक नहीं दे पाया और अभी भी वो शहर में है। इस बात को सुनकर जो विनय कुमार की माँ थी वो कहती है कि बहू, मैं जो अपने बेटे को ये बात जरूर बताऊंगी तुम्हारे इस हरकतों के बारे में। इस बात को सुनकर के जो विनय कुमार की पत्नी होती है सुनीता, वो कहने लगती है कि आप जो है इस चीज के बारे में अपने बेटे से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन विनय कुमार की जो मां थी वो कहती है कि नहीं, मैं अपने बेटे को सारी की सारी बातों से अवगत जरूर कराऊंगी। तभी विनय कुमार की पत्नी सुनीता जो थी वो अपनी तुरंत सास को जोर से धक्का मार देती है, जिसके कारण वो अंधेरे में ही एक सोफे से जाकर टकरा जाती है और जिसके चलते वो इस दुनिया से चली जाती है। और जो विजय था वो दरवाजे पर खड़ा होकर इन सारे दृश्य को देख रहा था और वो अपनी मामी के पास आ पहुंचता है और कहता है कि मामी, आपने ये क्या कर दिया? नानी के साथ ये आपने क्या किया? नानी को आपने इस दुनिया से ही अलविदा कर दिया। आपने जो किया ये बिल्कुल सही नहीं किया। अब जो सुनीता थी वो कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे लिए किया है और हम दोनों के लिए किया है। मैं तुमसे अब प्यार करने लगी हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर के जो विजय था वो अब कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो अगली सुबह होने का इंतजार करने लगता है। और जैसे ही अब अगली सुबह होती है, विजय जो होता है वो अपने घर से बिना सुनीता को बताए हुए सीधे वो वहां से निकल जाता है और अपने घर जाग पहुंचता है और अपनी माँ को वो सारी सच्चाई बता देता है। जिसके बाद विजय की जो माँ होती है यानी कि जो विनय कुमार की बहन थी वे विनय के पास कॉल करती है और जो विनय होता है वो तुरंत अब अपनी इस खबर को सुनकर घर पहुंचता है और सबसे पहले वो अपनी बहन के घर जाता है। जो विजय था वो सारी बातों से अपने मामा को अवगत कराता है और अब जो विनय कुमार होता है वो तुरंत अपने वहीं के पास के एक थाने में जा पहुंचता है और अपनी पत्नी के खिलाफ वो FIR दर्ज करवा देता है कि उसकी पत्नी जो सुनीता है वो उसकी माँ की जान ली है, वो अपराधी है, वो मुजरिम है, तो उसे गिरफ्तार किया जाए। और सारी बातों को पुलिस के अवगत कराने के बाद जो पुलिस होती है वो तुरंत अब सुनीता के पास पहुंच जाती है और सुनीता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जो सुनीता है वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। वो कमरे से बाहर जा रही थी और अचानक से वो सोफे में जाकर टकरा गई और गिर जाने की वजह से जो है वो इस दुनिया से चली गई। मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया कि क्योंकि वो काफी ज्यादा बुजुर्ग थी, उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी और इसी वजह से वो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है। लेकिन जो विजय होता है वो तो कुछ और ही बता रहा होता है। पुलिस के सामने अब सारी बातें जो थी वो विजय रख चुका था, इसीलिए पुलिस जो है वो कड़ाई से सुनीता से पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है। लेकिन सुनीता जो थी वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रही थी।
काफी देर पूछताछ करने के बाद जो सुनीता थी वो आखिरकार सारी बातों को बताना शुरू करती है कि जब से उसकी शादी हुई है तब से वो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ बेहद ही ज्यादा खुशी के साथ रह रहे थे, लेकिन 8 साल होने के बावजूद भी उन दोनों का अब तक कोई संतान नहीं हो पाया था। लेकिन जो विनय कुमार था वो अपने मोबाइल में हर वक्त जो है वो गंदी फिल्म मुझे दिखाया करता था, जिस वजह से मुझे जो है वो उन तरह की फिल्मों की लत लग गई थी। और फिर मेरे पति के जाने के बाद मैं अपने मोबाइल में मैं यही सभी चीजें देखने लगी थी। और काफी दिन बीत जाने के बाद एक समय ऐसा आया कि मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर मैंने अपने भांजे के कमरे में जाने का फैसला किया और मैं चुपचाप से अपने भांजे के कमरे में चली भी गई। और वहां पर जाने के बाद मैं अपने भांजे के साथ जब वो फिल्म में दिखा रही थी तो मेरा जो भांजा है वो मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगा कि मामी आप ये मेरे साथ क्या करी, मुझे क्या दिखा रही है। लेकिन मैंने उसे बहलाया और फुसलाया, जिसके बाद वो भी तैयार हो गया। इस बात को सुनकर के जो पुलिस थी वो कहती है कि तुमने अपनी भांजे की उम्र का भी ख्याल नहीं किया रखा कि तुम्हारी उम्र 35 साल हो रही है और तुम्हारे भांजे की उम्र अभी मात्र 17 साल हो रही है। तुम उससे दुगनी उम्र के भी से ज्यादा की हो। जो विनय कुमार की पत्नी सुनीता थी वो कहती है कि मैं विजय से प्यार करने लगी थी और मैं अब उसी के साथ आगे का जीवन बिताना चाहती थी। जो पुलिस थी वो कहती है कि अब आगे की जो तुम्हारा जीवन है वो तो तुम्हारा जेल के सलाखों के पीछे कटेगा। तुमने जो किया है वो बिल्कुल ही गलत किया है, तुमने अपराध किया है। विजय जो है वो सारी बातें जो है वो हम लोगों के सामने रख चुका था पहले ही। इतना कहकर जो पुलिस थी वो सुनीता के जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है और तुरंत अगले ही दिन कोर्ट में सुनीता को पेश किया जाता है, जिसके बाद सुनीता को कड़ी सजा भी मिल जाती है। दोस्तों, आपको इस कहानी में किसकी गलती नजर आती है? क्या विनय कुमार की गलती थी कि वो अपनी पत्नी सुनीता को वो अपने घर पर अपने भांजे के सहारे पर छोड़कर गया था, या फिर विनय कुमार की पत्नी सुनीता की गलती थी कि वो अपने भांजे जो कि उसके आधे उम्र के से भी कम का था और वो उसके बेटे के समान था, जो कि वो पहले उसे बेटा कहकर के बुलाया भी करती थी, और अचानक से एक दिन ऐसा आया कि उसके मन में गलत धारणाएं उसको लेकर के आ गए। या फिर विजय की गलती थी कि वो उस रात को तुरंत ही अपनी नानी के पास अगर चला जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों, आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलूंगे कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।